क्लास में बताया था कि आपके लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का बैरियर हो, चाहे वो मेंस के क्वेश्चंस हो या टॉपिक्स हो। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं क्या, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं, जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका यूपीएससी हो चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला पार्ट। पहला पार्ट कौन सा? पहला पार्ट है दोस्तों हमारा, पहला पार्ट है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यदि आपको शेड्यूल नहीं पता है कि किस तरह से जो है हमें ये सारे जो टॉपिक्स हैं कवर करने हैं, तो आप मेरी पहली वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपको कैसे, कितने पार्ट में जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हमने बांटा है और किस पार्ट में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला टॉपिक कौन सा, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, पृथ्वी ही एक अकेला ऐसा ग्रह है जिस पे क्या है, पर्यावरण है, जो किसी जीव को जीवित रहने की स्थिति को क्या करता है, बनाए रखता है या प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहले देखेंगे कि इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि यह क्या है। इकोलॉजी दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन है। याद रखिएगा, इकोलॉजी क्या है, पर्यावरण के अध्ययन करने का तरीका है, या पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि यह जो है हमें समझने में मदद करता है कि कैसे, चाहे वो भौतिक दशाएं हो या जो बायोटिक, अबायोटिक यानी कि जैविक अपघटक या अजैविक अपघटक जो है या कारक हैं, ये किस तरह जो है आपके इन्वायरमेंट में कौन कौन सी भूमिका प्ले करते हैं। एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे, यानी कि एक जीव दूसरे जीव से कैसे संबंध बनाता है, ये चीज समझने में हमारी मदद कौन करता है, इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब वही कहा गया कि इकोलॉजी वह विज्ञान है कि जिसके अंतर्गत सभी जीवों और भौतिक पर्यावरण के बीच सभी अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक जीव से दूसरे जीव के बीच क्या संबंध है, कैसे वो एक दूसरे के लिए जो है क्या करते हैं, उपयोगी हैं, यानी सहभागिता या सहजीवन कैसे एक दूसरे को प्रदान करते हैं, क्यों जो है एक शिकार और शिकारी का संबंध कैसे दर्शाया जाता है। ये जब आपकी आगे वाली क्लासेस होंगी तब उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी आप बस यहाँ ये समझिए कि एक जीव के दूसरे जीव के बीच का जो संबंध होता है वो उसका अध्ययन क्या करता है, इकोलॉजी करता है। और साथ ही साथ जो आपका भौतिक पर्यावरण है, जीव का जीव से तो हो गया, लेकिन अब जीव का भौतिक पर्यावरण, यानी कि आपके देखा जाए तो जैसे स्थल मंडल हो गया आपका, या आपका जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, इन पर्यावरणों से उसका संबंध क्या है, किस तरह वो इंटरैक्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म यानी जीव आपके जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे। ठीक है, ये अध्ययन क्या कहलाता है, ये अध्ययन कहलाता है आपका इकोलॉजी। ठीक दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि आपके यूपीपीसी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोलॉजी को सार्वभौमिक रूप से या प्रभावी ढंग से परिभाषित करता है। तो जब तक आप परिभाषा अच्छी तरह से नहीं जानते रहेंगे दोस्तों, तब तक आप न तो इकोलॉजी की परिभाषा सही दे पाएंगे, न तो इन्वायरमेंट की परिभाषा सही दे पाएंगे। इसीलिए आपको इन परिभाषाओं को पढ़ना और समझना भी क्या है, ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, जब हम हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि भैया अगर किसी चीज की हिस्ट्री है तो भाई कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा, उसका कहीं से तो उत्पन्न हुआ होगा। तो सबसे पहले 1869 में किसने, एर्नेस्ट हैकल ने। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है आपसे प्रश्न, आपके एग्जाम्स में, आयोग के एग्जाम्स में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए इतने हार्डकोर टॉपिक्स जो हैं या इतने
जो मटेरियल्स बनाए गए हैं आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि में या परीक्षा को मतलब कि ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपका इकोलॉजी शब्द था वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। लेकिन इन्होंने इकोलॉजी नहीं कहा था, इन्होंने कहा था ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी इन्होंने कहा कब? 1869 में। बाद में क्या हुआ कि जो ये ओइकोलॉजी है ये दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। दो ग्रीक, यानी कि पहला ओइकोस, ठीक दोस्तों, ओइकोस, ओइकोस, ओइकोस मीन्स होता है दोस्तों स्थान, ठीक है। ओइकोस मतलब होता है स्थान या जीवित, स्थान या जीवित। और साथ ही साथ जो लोगोस है, यानी कि लोगोस, इसका मतलब होता है जीवित या स्थान। अब लोगोस का मतलब है दोस्तों अध्ययन, लोगोस का मतलब है अध्ययन, यानी कि जीवों के अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या है? इकोलॉजी है। अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में ये कहा। बाद में जैसे जैसे समय बीता, ओइकोलॉजी जो है वो समयांतराल के बाद जो है वो परिवर्तित हो गया किसमें? इकोलॉजी में। तो आज हम वर्तमान समय में क्या देखते हैं कि जो ओइकोलॉजी है वो इकोलॉजी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जीवों का अध्ययन तो पढ़ लिया हमने कि भाई जीव एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे से अंतर जो संबंध रखते हैं उसका अध्ययन इकोलॉजी है। जीव का पर्यावरण यानी भौतिक जो पर्यावरण है उसके संबंधों का अध्ययन क्या है? इकोलॉजी है। लेकिन अब वर्तमान समय में देखा जाए तो मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतरक्रियाओं का भी अध्ययन क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत किया जाता है। ये आप लोग किसी कोने में अपने पेज की नोट डाउन कर लीजिएगा कि मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब इकोलॉजी तो हमने देख ली, अब इकोलॉजी के अध्ययन करने के तरीके भी होंगे कुछ, ठीक है। तो अब इकोलॉजी के अध्ययन करने के तरीकों में हम जाएंगे तो देखेंगे क्या? इकोलॉजी, टाइप ऑफ इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी के प्रकार। अब अच्छी तरह से जानते हैं भैया कि एक जीव दूसरे जीव पे क्या रहता है? निर्भर रहता है, ठीक है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, किसके लिए? जीवित रहने के लिए। भाई प्रकृति जो है इसी तरह से बनी है ना कि जो एक जीव है दूसरे जीव के काम आता है। जैसे हम हैं, हमारे लिए जीव कौन सा काम आएगा? अगर हम मांसाहारी हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए कोई जो चिकन है जैसे हो गया, मीट हो गए, ये सब किसके लिए काम आएंगे? हमारे भोजन के लिए काम आएंगे, हमारे जीवित रहने के लिए काम आएंगे, ठीक है। अब क्या कहता है कि जीवित रहने के लिए सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर या चीजों पर क्या करता है? आधारित होता है या निर्भर रहता है। भाई हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, प्राणवायु बोली जाती है ना हमारी, ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्यास लगी पानी चाहिए, भोजन चाहिए। तो भाई हम फसलों पे निर्भर हैं, शाकाहारी हैं तो फसलों पे निर्भर हैं, मांसाहारी हैं तो आप जो है किस पे निर्भर हैं? आप जानवरों पे निर्भर हैं, दूसरे जीवों पे निर्भर हैं। हम मानव की बात छोड़िए, जीव जंतुओं की ही बात ले लीजिए। जो जीव जंतु जो है मांसाहारी हैं वो भोजन के लिए किस पे निर्भर होंगे? जाहिर सी बात है वो जीवित प्राणियों पर निर्भर होंगे। और साथ ही साथ वो श्वसन के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं या वायु का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप प्यास लगी है तो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सजीव और निर्जीव जो चीजें हैं उन पर क्या है? वो निर्भर हैं। अब इसके साथ देखेंगे कि जो स्टडी ऑफ इकोलॉजी है इसको करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन खास करके जो 3 प्रकार हैं जिनके जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो आपके एग्जाम में अब आने का समझिए कि बहुत ही प्रबल चांस है या प्रबल जो है मतलब उम्मीद है कि अब आपके एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी की परिभाषा पूछ चुका है, किसने प्रतिपादित किया वो भी पूछ चुका है। अब जो टाइप्स हैं वो भी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। यूपीएससी ऐसे मतलब कि इतनी डेप्थ में जाता है, जब तक आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी।
तो अब टाइप्स ऑफ इकोलॉजी में देख लिया जाए तो पहला क्या है, भूदृश्य पारिस्थितिकी, दूसरा जनसंख्या पारिस्थितिकी, और तीसरा क्या है, व्यवहार पारिस्थितिकी। यानी कि इन तीन प्रकार, यानी कि खास यानी मेन जो तीन प्रकार हैं, इनके आधार पे हम क्या करेंगे, इकोलॉजी को जानेंगे कि भैया कैसे अध्ययन करती है। पहला देखेंगे लैंडस्केप इकोलॉजी, यानी भूदृश्य आपकी पारिस्थितिकी। अब भूदृश्य पारिस्थितिकी में क्या होता है दोस्तों, ये किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को क्या करती है, संदर्भित करती है। पहला तो ये इसका है, बड़े भौगोलिक क्षेत्र को। अब इसमें क्या है कि जो आपका बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें एक तरह से आप देखोगे एक रूपता नहीं होगी। कहीं पे आपके पठार होंगे, कहीं पहाड़ होगा, तो कहीं आपकी झीलें होंगी, नदियां होंगी, ठीक है, कहीं मैदानी भाग होंगे। अब भारत की ही बात ले लीजिए, तो भाई आप देखिए उत्तर का मैदान है, दक्षिण का पठार है, तटीय इलाका है, हिमालय का जो मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र है। आप खुद देखिए इसमें एक रूपता नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, उसका जो स्थानिक वितरण है, पैटर्न है और व्यवहार, उससे संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाएगा। कि लैंडस्केप इकोलॉजी में देखा जाएगा कि आपके मैदानी भागों में किस तरह की फसलें हैं, किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, या किस तरह का आदमी का आवास है, रहवास है। फिर वही चीजें अध्ययन की जाएंगी कहाँ, पहाड़ी भागों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, कि वहां किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वहां किस प्रकार के जो फसल हैं वो उत्पादित होती हैं ज्यादा। ठीक है, इस तरह का अध्ययन जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, आपके लैंडस्केप इकोलॉजी यानी कि भूदृश्य पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। चलिए, अब इसमें ये भी चीजें होती हैं कि जैसे आप देखते हो कि पहाड़ी लोग, वहां की जो जेनेटिक मतलब कि उनके बनावट में भी अंतर होता है, अपेक्षाकृत लगभग छोटे होते हैं या फिर लंबे होते हैं। उनमें जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो एक निश्चित जो ऊंचाई होती है उसके जाने के बाद हमारी सांसें फूलने लगती हैं या सांस लेना हमें भारी पड़ता है। लेकिन उनकी बनावट उस हिसाब से होती है, या उनका जो तंत्र उस हिसाब से काम करता है कि वो उसमें भी आराम से रह लेते हैं और जल्दी जल्दी जो है वो पहाड़ चढ़ लेते हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन किसके किसके अंतर्गत आएगा, आपके भूदृश्य इकोलॉजी के या आपके भूदृश्य पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखा जाए तो पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी कि जनसंख्या पारिस्थितिकी। इसमें उन कारकों का अध्ययन किया जाएगा कि जिनसे किसी जनसंख्या में वृद्धि और कमी होने के संकेत मिलते हैं। यानी कि सपोज दैट अभी आप देख लीजिए कि किसी जल में जल संदूषित हो गया या जल जो है प्रदूषित हो गया, तो उसमें मछलियां क्या होंगी, जो मछलियां होंगी सरवाइव करने के लिए वो तो कर ही लेंगी एनी हाउ, लेकिन और जो मछलियां हैं वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी। अब एक बड़े उसमें देखें तो जो तालाब में उपस्थित जो आपकी एक तरह से जलीय पारितंत्र था या जलीय इकोसिस्टम था, वो क्या हुआ, वो आपका प्रभावित हुआ। मछलियां क्या हुई, कम हो गई या मर गई, क्योंकि ऑक्सीजन उनको कम मिला, जल जो है क्या हुआ, प्रदूषित हुआ। अब वही देखा जाए, जैसे बात की जाए मैदानी भागों में अगर घास हरी भरी है तो क्या होता है, वहां पे जनसंख्या जानवरों की क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी या जनसंख्या ज्यादा होगी। कारक जल वाले में क्या था, प्रदूषण कारक था, और इसमें क्या है, इसमें आपका घास है जो क्या है, हरा भरा है। और वही घास अगर सूख जाए तो ये क्या करेंगे, पलायन करेंगे, ये दूसरे के शिकार बनेंगे या इनकी जनसंख्या कम होने में जो है ये भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं तीसरा बिहेवियरल इकोलॉजी कि बिहेवियरल इकोलॉजी क्या है। अब बिहेवियरल इकोलॉजी क्या है कि जीवों के विकसित होने और उनके आवास में परिवर्तनों के अनुकूल होने की विभिन्न तरीकों का क्या करता है, अध्ययन करता है। कि भैया कोई जीव है अगर, तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक जो है पर्यावरण होगा कि उसी क्षेत्र में या उसी विशेष इन्वायरमेंट में क्या होगा, वो विकसित होता है या उसी की वो अनुकूल होता है। ठीक है, अब जैसे आप एस्किमो जनजाति के बारे में जानते होंगे, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप पता करिएगा कहाँ रहते हैं। अगर उनको बर्फ के स्थान से या ठंडे प्रदेशों से लाके भारत के जो मैदानी भाग हैं उनमें रख दिया जाए या यहाँ इनका आवास बना दिया जाए, तो क्या वो जीवित रहेंगे, क्या वो अनुकूलित कर पाएंगे अपने आप को।
बिल्कुल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए ये आवश्यक है कि जो भी जीव है उसका एक स्पेसिफिक जो है इन्वायरमेंट होता है, या स्पेसिफिक जो है उसका परिस्थिति होता है, जिसके अंतर्गत वो क्या करता है, विकसित होता है या बड़ा होता है या उसके अनुकूल जो है अपने आप को ढालता है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमने देख ली टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, देख ली हमने इकोलॉजी, देख ली टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, देख ली। अब आते हैं पर्यावरण पे। पर्यावरण क्या है? आप जो भी चीजें आसपास देखते हो ना जी दोस्त, वो सारी चीजें क्या हैं, आपके पर्यावरण में काउंट होंगी। ठीक है, वह सब कुछ, वह सब कुछ जो किसी जीव को उसके संपूर्ण जीवन काल में क्या करता है, घेरता है और प्रभावित करता है। यानी कि सबसे बड़ी बात तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपका इन्वायरमेंट है, इसकी उत्पत्ति क्या है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों इन्विरोनर से। ठीक है, इन्विरोनर से हुई, जिसका अर्थ है घेरना। ठीक है, अब समझ गए आप कि आपके चारों तरफ क्या है, एक वायुमंडल होगा, वायुमंडल के अंदर ही जो है सारे जीवों का क्या जीवन है, संभव है। आप अच्छी तरह जानते हो कि मैंने पहले बताया था आपको कि पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पर्यावरण एक विशिष्टता प्रदान करता है जीवन को अनुकूल बनाने के लिए या जीवों को जीवित रहने के लिए। यहाँ पे जल है, वायु है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे बचने के मतलब कि धरती ने प्राकृतिक उपाय कर रखे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, यही चीजें क्या करती हैं, आपके पर्यावरण का निर्माण करती हैं। अब जैसे अब स्थलमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, क्यों जरूरी है भाई? जरूरी है आपके लिए, सांस लेने के लिए आपको वायु चाहिए तो कहां से आएगी, वायुमंडल से ही आएगी ना। आपको आवास चाहिए, भोजन के लिए फसल उगाना है तो कहां जाएंगे आप, स्थलमंडल की तरफ ही जाएंगे। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब चीजें आपके इन्वायरमेंट को बनाती हैं। अब जैसे मैं अभी स्टूडियो में हूँ, क्लास में हूँ, तो यहाँ पे क्या है, लाइट्स हैं, कैमरा है, पीछे बोर्ड है, लैपटॉप्स हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब यहाँ का इन्वायरमेंट है, स्टूडियो का इन्वायरमेंट है। उसी तरह जैसे आप किसी गांव में रहते हो तो गांव में पेड़ हैं, तालाब है, छोटे नाले हैं, नदी है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं मिलजुल के। ठीक है, अब इन्वायरमेंट की जो सर्वमान्य परिभाषा है वो भारत सरकार आपकी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत पर्यावरण में एक जीव के आसपास की भौतिक और जैविक स्थितियां और इसके साथ इसकी अंतःक्रिया क्या होती है, शामिल होती है। जो आपने इकोलॉजी में पढ़ा कि एक जीव के आसपास की भौतिक स्थितियां कौन सी हो गई आपकी, चाहे वो स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब चीजें क्या है, भौतिक स्थितियां हैं। चाहे वो टोपोग्राफी ले लो आप, चाहे वो जियोलॉजिकल स्ट्रेंटम ले लो, ये सब चीजें क्या है, आपकी भौतिक स्थितियों का क्या करती है, निर्माण करती हैं। पहाड़ हो गए आपके, ठीक है, मैदानी भाग हो गए, पठार हो गए। साथ ही साथ जैविक स्थितियां, जीवित रहने के लिए भी क्या है, चीजें चाहिए उसको, कारक, जो मैंने बताया आपको कि जैविक स्थितियां भी, ठीक है, जो गति कर सके, जिनमें जीवन हो, वो स्थितियां भी क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं पर्यावरण को बनाने में। चलिए, अब दूसरे शब्दों में देखा जाए तो पर्यावरण क्या है कि एक जीव के चारों ओर रहने वाले सजीव और निर्जीव घटकों, प्रभावों और घटनाओं के कुल योग के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। सही बात है भाई, हमें किससे किससे काम लगता है भाई, हमें पानी भी चाहिए, हमें हवा भी चाहिए, हमें भोजन भी चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, प्राकृतिक जो ठंडी यानी कि प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं, या जैसे कि आपकी सर्दी हो गई, आपकी गर्मी हो गई, बरसात हो गई, इनसे निपटने के लिए क्या चाहिए हमें भाई, छत चाहिए ना। तो ये सब चीजें क्या हैं, जो आपके भौतिक या निर्जीव घटक हैं, सजीव घटक हैं, इनमें क्या है, इनमें जरूरी है कि इनसे अपना जो अंतर संबंध है वो जीव बना के रखे, और तभी क्या होता है, तभी पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों,
अब याद रखिएगा कि जीव और पर्यावरण के बीच संबंध और अंतःक्रिया अत्यधिक जटिल है। इनका जो इंटरेक्शन है या इनका जो इंटर रिलेशन है एक दूसरे के साथ, चाहे जीव का जीव के साथ हो या जीव का जो है इन्वायरमेंट के साथ हो, वो उसकी जो एक तरह से प्रक्रिया है वो क्या है, बहुत जटिल है दोस्तों। याद रखिएगा, जब फूड चेन पढ़ोगे आप तब समझ में आएगा, जब आप बायोजियोलॉजिकल साइकिल पढ़ोगे आप तब ये सब चीजें आपको क्या करेंगी, तब से रिकॉल होंगी कि नहीं हाँ इन्वायरमेंट में ये सब चीजें भी होती हैं। चलिए अब अगला क्या बताता है कि पर्यावरण स्थिर नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्या करेगा, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा कि भैया क्या पर्यावरण स्थिर है। एक ऑप्शन बनाएगा कि प्रायः पर्यावरण स्थिर होते हैं या पर्यावरण स्थिर होता है, वहीं फंस जाओगे आप। तो यहां पे दोस्तों जानिएगा हमेशा कि पर्यावरण स्थिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैविक और अजैविक कारक ये क्या है, ये चलायमान है, यानी कि प्रवाह में है, यानी कि सर्किल में है, सर्कुलेशन में है, सर्कुलेट करते रहते हैं। अब जैसे सपोज दैट मान लो तापमान एक जैसा नहीं रहता। खुद ले लो कि भाई अभी सर्दी चल रही है, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बारिश आएगी, तो ये एक जैसी स्थिति तो नहीं है ना साल भर की। ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं में भी भाई वही सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, विशेष रूप से देखा जाए तो। अब यहां पे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। गर्मी में आपका तापमान ज्यादा बढ़ गया या तापमान अधिक हो गया, तो वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो क्या होगा, या इवेपोरेशन होगा, वो ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो भाई पौधे क्या होंगे, झुलसेंगे, या जो जल चक्र है वो तेजी से चलेगा, जो आपका वाटर साइकिल है। और जब तापमान नहीं है, यानी सर्दी के मौसम में देखा जाए या गर्मी के मौसम में ही देखा जाए कि तापमान कम है, तो वो वाटर साइकिल उतनी तेजी से रेगुलेट नहीं करेगी या सर्कुलेट नहीं करेगी। तो ये सब चीजें होती हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका पर्यावरण है वो क्या है, स्थिर नहीं है। याद रखिएगा, स्थिर नहीं है। ठीक दोस्त, चलिए हमने तो ये सब देख लिया कि भाई पर्यावरण स्थिर है कि नहीं है, पर्यावरण की परिभाषा भी देख ली, साथ ही साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी देख ली, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी भी देख ली। चलिए अब पर्यावरण के बारे में क्या कहा जाता है कि एक यूएसए में एक फेमस कहावत है, और जो मतलब कि आज देखेंगे तो दुनिया के अधिकतर जो पर्यावरणविद हैं या फिर आपके एग्जाम में भी कोट किया जाता है पूछने के लिए कि वी डू नॉट इनहेरिट द प्लैनेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका अर्थ है दोस्तों कि जो ये ग्रह है या धरती है ना, ये हमें पूर्वजों से अपने विरासत में नहीं मिली है, ये मिली है हमें उधार अपने बच्चों से या अपने आने वाली पीढ़ियों से। ठीक? क्यों? कि भैया हमें उनके लिए भी छोड़ के जाना है, हमें उनके लिए इस ग्रह को बचा के जाना है। अब इसका इतना गूढ़ अर्थ है दोस्तों कि अब क्या ही समझा जाए, मैं बताता हूं। हमें ग्रह मिले, धरती मिली, तो हमने क्या किया, अंधाधुंध दोहन किया, खनन किए, पेड़ काटे, संसाधनों का अंधाधुंध मतलब कि दोहन किया, जीवाश्म ईंधन निकाले, कोयला निकाला, खनिज निकाले। प्रभाव क्या पड़ा, आज खुद देख लो कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पे, और हम छठवें महाविलोपन पे खड़े हैं दोस्तों। छठवें महाविलोपन पे, 5 महाविलोपन तो हो गए जो आपके इन्वायरमेंटल रीजन से रहे हों, चाहे वो आपके आइस एजेस आए हों या फिर आपका जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसीलिए हम या संपूर्ण विश्व चिंतित है, किसके लिए, जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो बड़े नुकसान हैं उनको बचाने के लिए, कि इसको कम कैसे किया जाए, तापमान हम बढ़ने नहीं देंगे। बहुत सारे रेगुलेशंस या एक तरह से बहुत सारे बातें या वादे किए जाते हैं कि हम दुनिया भर का जो तापमान है या दुनिया भर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे, उसका शमन करेंगे, तापमान नहीं बढ़ने देंगे।
वायु प्रदूषण कम करेंगे, ये सब चीजों की बात होती है। और वही कल अगर हम अभी नहीं मतलब कि अगर हम अभी नहीं चेते, अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया, तो कल आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी हमसे कि हमारे लिए आपने क्या छोड़ा। क्या जवाब होगा हमारे पास? नहीं दोस्तों, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए एक कार्टून था, बहुत अच्छा लगा, वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस। भैया हम अपने दुश्मन से मिले, वो हम ही थे, बिल्कुल हम ही हैं भाई, बिल्कुल हम ही हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि आपके लिए ये सब चीजें जानते रहिए, ये सब चीजें आपके ऐसे में कोट करने के काम आएंगी, या फिर ये सब चीजें आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काम आएंगी। आपको इफेक्टिव या प्रोडक्टिव बनाना होगा तो ये सब चीजें क्या करेंगे, आप यूज करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए इनसे मिलिए। ये है एक पर्यावरणविद, जाने माने पर्यावरणविद हैं 1980 के दशक के। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों बैरी कॉमनर। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस से संबंधित है, आपके मेंस की जो टॉपिक्स हैं उससे संबंधित है, आपके जो इन्वायरमेंटल एसेज आते हैं उससे संबंधित है। ये है कौन? बैरी कॉमनर। ये पर्यावरणविद थे, कहाँ के? यूएसए के। इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे विकासवाद और पर्यावरण पे। विकासवाद बनाम पर्यावरण, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। ठीक दोस्त, बहुत सारे लेख लिखे, संपूर्ण विश्व में जो है इन्होंने प्रकाशित करवाए। और इन्होंने बस पर्यावरण के जो नुकसान हुए, या पर्यावरण के जो मतलब कि पर्यावरण का जो दोहन हुआ, संसाधनों का दोहन हुआ, उसको केवल इन्होंने बताया कि जो उद्योगपति हैं भैया, जो पूंजीवादी हैं, वो क्या थे, इसके मेन रीजन है किसके? पर्यावरण क्षय के, या जो हमारा आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या जलवायु परिवर्तन से हम जूझ रहे हैं, इसके लिए केवल एक ही लोग जिम्मेदार हैं, वो कौन है? पूंजीपति, कैपिटलिस्ट को इन्होंने क्या किया? जिम्मेदार माना। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने नियम दिए 4, किसके? इकोलॉजी के। ठीक, इकोलॉजी के 4 नियम दिए, किसने? बैरी कॉमनर ने। द 4 लॉ ऑफ इकोलॉजी, ये सब आपके सिलेबस में भी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इकोलॉजी के 4 नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नियम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है एवरीथिंग इज कनेक्टेड एवरीथिंग एल्स, यानी कि सभी घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, याद रखिएगा। सभी घटनाएं या चीजें या वस्तुएं क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? एरोप्लेन, भाई मैं सबसे गरीब आदमी हूं दुनिया का, सपोज दैट, मान लीजिए। अब एरोप्लेन से मेरा क्या संबंध? ना तो मैं उसका टिकट खरीद पाऊंगा, ना तो उसमें बैठ पाऊंगा, कि भाई एरोप्लेन से क्या संबंध हमारा? बिल्कुल है। क्यों भाई? हम किससे जुड़े हुए हैं? बोले जाते हैं ना धरती पुत्र और धरती पकड़, ऐसे शब्दों का आप देखते होंगे इस्तेमाल होता हुआ, या आसपास के अपने दोस्तों यारों में भी आप लोग यूज करते होंगे। तो आयरन कहां से निकला? जमीन से। हम कहां रहते हैं? जमीन पे। यानी कि हर एक घटना चाहे कहीं भी हो, वो क्या करती है? एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, याद रखिएगा। ये पहला नियम था इनका। दूसरा नियम क्या है? एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर, यानी कि जो हम उत्पादित करते हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो कहीं नहीं जाएगा, जाएगा। उत्पादन से देख लीजिए, क्या हम उत्पादित करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
इससे क्या हो रहा है, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि एक रिपोर्ट की बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमने उत्पादन किया या प्रदूषण फैलाए हमने, वो मोटर वाहन चला रहे हैं ना तो प्रदूषण हो रहा है, पराली जला रहे हैं ना प्रदूषण हो रहा है, चिमनी या जो ईंट भट्ठे की चिमनियां हैं, जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो क्या कर रही हैं, एमिशंस कर रही हैं, इससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो अब पॉल्यूशन बढ़ने से क्या होता है, एक रिपोर्ट है दोस्तों लैंसेट की, लैंसेट की रिपोर्ट है प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट में यह बताया गया कि विश्व भर में 66 लाख लोग मरते हैं केवल वायु प्रदूषण से, संपूर्ण विश्व में, ग्लोबली। और भारत की स्थिति यह है दोस्तों कि भारत में 16,60,000 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, किससे, आपके वायु प्रदूषण से। सोचिए गंभीर स्थिति कितनी है। और ये संपूर्ण यानी कि अगर भारत में 100 लोग मरे हैं तो इसमें से 17 लोग किससे मरेंगे, प्रदूषण से मरेंगे, वायु प्रदूषण से मरेंगे, ये रिपोर्ट है। इसीलिए ये सब चीजें क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती हैं आपके लिए समझना। अब तीसरा नियम क्या कहता है इनका, तीसरा नियम कहता है कि नेचर नोज बेस्ट। अगर आप सोचते हो कि आप सब कुछ जानते हो दोस्त, तो क्षमा कीजिएगा, यू आर ओनली किंग ऑफ 3 days। आप केवल 3 दिन के राजा हो, आप कुछ नहीं जानते। सबसे बड़ी जानकार या सबसे बड़ी विद्वान प्रकृति है। अगर धरती पे हिमालय है तो मैरियाना ट्रेंच भी है। 35 किलोमीटर की आपकी अगर भूपरपट्टी है तो जो आपका सागरीय तल है वो 5 किलोमीटर है। बैलेंस करती है धरती अपने आप को, ठीक है दोस्तों, बैलेंस करती है धरती अपने आप को। कैसे, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, अनाप शनाप चीजें की, क्या हुआ, कोरोना फैला। कोरोना में कितनी डेथ्स हुई आपने देखा। ऐसे ही प्रकोप होंगे। अभी जो हमने बताया ना कि हम 6वें महाविलोपन पे खड़े हैं, तो वो ये सब चीजें यही इंडिकेट करती है भैया कि आप कुछ नहीं जानते, धरती जानती है कि कैसे उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, यानी कि दोस्त धरती पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। आप सांस ले रहे हो ना, आप जमीन का उपयोग कर रहे हो, संसाधनों का दोहन कर रहे हो, तो भैया क्या हो रहा है, ये फ्री में नहीं है, इसकी भी कीमत है। आपने क्या किया, घर में कुर्सी बनवाई, मेज बनवाई, आप लिखने के लिए A4 शीट पेपर यूज करते हो, तो पेड़ काटे जाएंगे। जब पेड़ काटे जाएंगे तो उस पर रहने वाले पक्षियों का क्या होगा, पलायन होगा। और जब पक्षियों का पलायन होगा तो वहां की जैव विविधता क्या होगी, वो प्रभावित होगी। ये रिलेटेड है। पहले नियम से देखिए कि हर घटना दूसरी घटना से क्या है, रिलेटेड है, चाहे कुछ भी हो, रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सब हमने देख लिया। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पे, ठीक है। पर्यावरण के घटक कौन कौन से घटक हैं दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हो। पर्यावरण के कौन से घटक हैं, 2 घटक हैं, याद रखिएगा। पर्यावरण के कौन से घटक हैं, 2 घटक हैं। पहला कौन सा है, अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक। अबायोटिक कंपोनेंट, ये लिस्ट लिख लीजिएगा आप लोग। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजैविक घटक है या अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। अब अजैविक घटक में क्या देखेंगे दोस्तों, पहला एनर्जी, ऊर्जा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, टेम्परेचर, तापमान, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड विंड्स, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम। ये क्या है आपके, ये सब की सब सारी चीजें क्या हैं, अजैविक हैं।
ठीक। अब हम जब आएंगे बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक में, तो जैविक घटक में क्या देखेंगे दोस्तों? जैविक घटक में हम देखेंगे क्या? ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बोयंट्स, एनिमल एंड मैन। ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे आपके बायोटिक यानी कि जैविक घटक में। बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक में ये सब चीजें आएंगी आपकी। ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे कि भैया कि जैविक घटक हमने देख लिया कि इतने सारे हैं, अजैविक घटक इतने सारे हैं। अब ये होते क्या है? होते ये हैं, जैसे आपका जैविक घटक जो है ये क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक निर्जीव हिस्सा है। याद रखिएगा, जो अजैविक घटक है ये क्या है? आपके पारिस्थितिकी तंत्र का एक निर्जीव हिस्सा है, और ये क्या करता है? पर्यावरण को आकार देता है। पर्यावरण को क्या करेगा? एक आकार देगा या उसकी संरचना को निर्मित करेगा। ठीक। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाए, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसको देखा जाए, तो उसमें क्या होगा कि तापमान, प्रकाश और पानी शामिल होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाए तो तापमान जो है क्या है? आपने देखा था ना अबायोटिक में कि टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर, ये सब क्या है? ये सब अजैविक घटक हैं। ये सब इसमें मेजरली यानी कि बृहद रूप से क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और वहीं अगर बात की जाए एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्पेशली, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है? सैलिनिटी, समुद्री पारितंत्र की बात कर रहा है या समुद्री पारिस्थितिकी की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है? लवणता, समुद्री धाराएं, ये क्या है? इसमें शामिल होंगी। ये अबायोटिक हैं। समुद्री धाराओं की अगर बात आ जाएगी कि भैया ये कौन से कारक हैं या कौन से घटक हैं, तो आंख बंद करके इस पे अजैविक घटक पे निशान लगाइएगा। ठीक दोस्तों। अब जैविक अजैविक घटक मिलकर ही क्या करेंगे? एक इनक्रेडिबल यानी कि अद्भुत या अद्वितीय वातावरण का या पर्यावरण का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। याद रखिएगा। अब अजैविक घटनों में जैसे रसायन और भौतिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, रसायन और भौतिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। और कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, ये सब चीजें भी क्या हैं? आपकी अजैविक घटक में आएंगी। याद रखिएगा, ये सब भी चीजें क्या हैं? अजैविक घटक में आएंगी। ठीक है। अब जो अजैविक घटक है ये भी डिपेंड करते हैं किस पे? उदाहरण पे भी, मतलब कि भाई किस प्रकार का जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसी हिसाब से आपका अजैविक घटक होगा। अब किसी स्थल मंडल पे समुद्री जल धाराएं तो चला नहीं सकते हो आप। ठीक है, तो वो सब विशेषकर समुद्र के लिए ही है। लवणता, ठीक है, खारे पानी की जो स्थिति होती है वो समुद्र में ही होगी। वो किसी आप नदी में या ताजे पानी की झील में तो आप उत्पन्न कर नहीं सकते हो। ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें आपकी अजैविक घटक में आएंगी। ठीक है। चलिए अब जैविक घटक की बात कर लें, तो जैविक घटक में आपने अजैविक घटक में क्या देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्जीव हिस्सा था। अब अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र का सजीव हिस्सा है। ठीक है, सजीव हिस्सा है या जीवित जीव हैं जो अपने पर्यावरण को क्या करते हैं? आकार देते हैं। अपने पर्यावरण को क्या करेंगे? आकार देंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए लिया जाए, से मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र की बात अगर करें तो इसमें कौन कौन से उदाहरण होंगे? जलीय पौधे श्वसन करते हैं। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, श्वसन करते हैं, जीवित हैं। मछलियां जीवित हैं। उभयचर और शैवाल, ये सब क्या है? इसके अंतर्गत शामिल। ठीक दोस्तों, और यह भी क्या करता है? अजैविक अजैविक कारक मिलके इनक्रेडिबल जो इन्वायरमेंट है उसका क्या करेंगे? या अद्भुत वातावरण या पर्यावरण है उसका निर्माण करेंगे। अब जैविक कारक और जैविक कारक जो है जानवरों और मनुष्यों से लेकर पौधों, कवक, बैक्टीरिया तक सभी जीवित जीवों को क्या करता है? संदर्भित करता है। जितने भी जीवित जीव हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? वो सभी अंतर्गत आएंगे आपके
जैविक घटक के, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में हम देखेंगे क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। आज के लिए इतना ही काफी है। कल से जो है आपकी क्लासेस फिर से टाइम पे होंगी 6 बजे। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे इसलिए थोड़ा सा क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी आपकी। तो कल जो है हम अपने इस अगले जो है चैप्टर पे या अगले यूनिट पे चलेंगे। तो आज